वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 107 आर्य ऑफ वर्टिका। अब तक ब्लड और बाल हटने की वजह से लड़की का सुंदर चेहरा अब साफ साफ नजर आ रहा था। अब आगे आरव ने हैरानी से कहा, आदि ये तो वही है, हमारी बेबी गर्ल। ये तो बिल्कुल उस तस्वीर की तरह दिख रही है जो रेयांश ने हमें भेजा था। आदित्य ने आरव की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके पतले होठों जोर से आपस में भींचे हुए थे और उसकी गहरी काली आंखें मर्डरस इंटेंट से भरी हुई थी, मानो वो पूरी दुनिया को खून से रंग देना चाहता हो। वो पिछले कई दिनों से अपनी बहन को ढूंढ रहा था और उसकी बहन जब उसे मिली भी तो कैसे अधमरी हालत में। बॉडीगार्ड्स ने भी आरव की बातें सुनी, हालांकि उन्हें नहीं पता था बेबी गर्ल से आरव का क्या मतलब है। मगर आदित्य और आरव के बर्ताव में आया बदलाव देख वो लोग बहुत ज्यादा घबराने लगे। वो लोग मन ही मन प्रे कर रहे थे, ये लड़की किसी भी तरीके से आदित्य कपूर या आरव सूरी से जुड़ी हुई ना हो, वरना उनके साथ आगे क्या होता, इसकी कल्पना मात्र से उनकी रूह कांपने लगी थी। 1-1.5 महीना पहले तक कपूर फैमिली और उनसे जुड़ा हर एक शख्स गुमनामी में जी रहा था। दुनिया ऑलमोस्ट उनकी ताकत और रुतबे को भूल ही गई थी, मगर अब कुछ चंद दिनों में सब कुछ बदल चुका था। कपूर फैमिली दोबारा पावर में आ गई थी और वो लोग अब पहले से ज्यादा क्रूर और ताकतवर बन चुके थे। आदित्य ने उस लड़की को अपनी बाहों में उठाया, जो कि कोई और नहीं आर्या उर्फ वर्तिका थी। हालांकि वो वहां कैसे आई थी, ये तो वो और उसके पीछे आने वाले गार्ड्स ही जाने। आदित्य ने वर्तिका को वही काउच पर सुलाया और अपने ब्लेजर से उसके छोटे से शरीर को ढक दिया। भीतर ही भीतर उसका खून खौल रहा था। उसकी बहन की जिसने भी ऐसी हालत की थी, वो उसे जिंदा जला देना चाहता था। आरव ने तुरंत मामले की गंभीरता समझते हुए डॉक्टर माइकल को कॉल करके रिजॉर्ट आने को कहा, जो कि बेला का पर्सनल डॉक्टर था। आदित्य ने उन गार्ड्स को कोल्डली घूरते हुए अपना टाई निकालकर जमीन पर फेंक दिया। उसकी गहरी काली आंखें अमावस्या की रात जैसी भयानक हो चुकी थी, जो उन गार्ड्स को बुरी तरह डरा रही थी। पहले वाले गार्ड ने सफाई देते हुए कहा, मिस्टर कपूर, वी आर रियली सॉरी, हमें नहीं पता था ये लड़की आप लोगों के जान पहचान की है, वरना हम कभी इनका पीछा नहीं करते। ये सब बस एक गलत फहमी है। गलत फहमी। आदित्य ने गार्ड के शब्दों को दोहराया, फिर वो एकदम से ठहाका मारकर हंसने लगा। पूरे बॉल रूम में आदित्य की हंसी मौत के संगीत की तरह गूंज रही थी। यहाँ तक कि आरव, जो आदित्य के साथ बड़ा हुआ था, जिसने आदित्य को बचपन से देखा था, वो भी आदित्य को इतनी भयानक तरीके से हंसता देख हैरान हो गया था। आदित्य भले ही हंस रहा था, मगर उसकी हंसी उल्लास भरी नहीं थी, उसकी हंसी बेहद ही डरावनी थी। आरव ने आज से पहले आदित्य को कभी गुस्से में देखा ही नहीं था। ये पहली बार था जब उसने आदित्य को गुस्से में देखा था। आदित्य ने अचानक उस गार्ड का कॉलर पकड़ लिया। गार्ड की आंखें दहशत से भर चुकी थी। उसने लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य कपूर के मिलिट्री एक्सपीरियंसेस और क्रूर स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। आदित्य ने बेरहमी से उसका सर दीवार पर मारते हुए कहा, मैंने खुद कभी अपनी बेबी गर्ल से ऊंची आवाज में बात नहीं की है, उसे कभी डांटा तक नहीं, और तुम लोगों उसके इतने ब्लड लॉस का कारण बनने के बाद कह रहे हो कि ये सब बस एक गलत फहमी है। गार्ड दर्द से बिलबिला उठा। दीवार में लगकर उसका सर फट चुका था, जिससे अब खून का तेज फवामरा निकलने लगा, मगर इतना होने के बावजूद आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो लगातार गार्ड का सर दीवार पर नारियल की तरह मारता रहा। गार्ड रो रहा था, चिल्ला रहा था, रहम की भीख मांग रहा था, मगर वहां मौजूद कोई भी इंसान उसकी मदद में आगे नहीं आया। हर कोई डरा हुआ था और अपने कदम पीछे खींच रहा था, मानो उन्हें डर हो आगे रहने पर आदित्य उनके साथ भी वही करेगा जो वो उस गार्ड के साथ कर रहा था। आरव ने भी आदित्य को रोकने टोकने की कोशिश नहीं की। वो तो आदित्य का ऐसा रूप देखकर पहले से ही सदमे में जा चुका था। कुछ सेकंड्स बाद बॉल रूम में एक खौफनाक आवाज गूंजी और अगले ही उस गार्ड का सर तरबूज की तरह फटकर पूरे रूम में इधर उधर बिखर गया। वातावरण में ताजे खून की तेज गंध घुल चुकी थी। खून की वजह से आदित्य के शर्ट का रंग सफेद से बदलकर लाल हो चुका था। आदित्य ने उस गार्ड का फटा हुआ शरीर लात मारकर दूर फेंक दिया, मानो वो इंसान का शव ना होकर कचरे की बोरी हो। बाकी गार्ड्स के पैर हाथ ये क्रूर नजारा देख कांपने लगे। लोग कहा करते थे, कार्तिक कपूर दूसरा बेटा परिवार में सबसे ज्यादा शांत और दयालु है, मगर जो आदित्य ने अभी कहा था, उसे देखने के बाद वो गार्ड्स समझ नहीं पा रहे थे। कपूर फैमिली ने किस डिक्शनरी से शांत और दयालु शब्द की परिभाषा पढ़ी होगी।
अगर परिवार का सबसे दयालु और शांत लड़का ऐसा था, तो क्या कपूर फैमिली को इंसानों की श्रेणी में गिनना सही होगा? गार्ड का फटा विकृत शरीर आरव के पैरों से ठीक 2 फीट आगे आकर गिरा, जिसकी वजह से आरव अपने होश में वापस आया। हालांकि उसने आदित्य को कुछ नहीं कहा, बजाय इसके आरव साइड में जाकर किसी को कॉल करने लगा। यहाँ आदित्य अब अपना रुख बाकी गार्ड्स की तरफ कर चुका था, जिसे महसूस कर बाकी गार्ड्स रहम की भीख मांगते हुए अपना कदम पीछे की तरफ लेने लगे। एक गार्ड ने रोते हुए कहा, मिस्टर कपूर, हम ये सब नहीं करना चाहते थे, हमें माफ कर दीजिए। हमने ये सब तुसंत रस्तोगी और सारिका सिंघनिया के कहने पर किया है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। गार्ड की बात सुनकर आदित्य एक पल के लिए तो रुका, मगर दूसरे ही पल उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। एक तो इन लोगों ने उसकी बहन को चोट पहुंचाया और ऊपर से इन लोगों ने उससे झूठ भी बोला, उसकी बहन को एक चोर भी कहा। आदित्य ने सर उठाकर जानलेवा नजरों से बाकी गार्ड्स को घूरा, तभी अचानक वहां की हवा में हलचल हुई और 2 काले कपड़े वाले लोग रोशनी की गति से वहां आए। कोई कुछ सोच या समझ पाता, उससे पहले ही तलवार द्वारा हवा चीरने की हल्की आवाज हुई और अगले ही पल उन बाकी गार्ड्स का सर धड़ से लुढ़कर फुटबॉल की तरह फर्श पर गिर पड़ा। बॉल रूम में मौजूद सभी रिजॉर्ट स्टाफ और पार्टिसिपेंट्स के दिल की धड़कन के 2 सेकंड के लिए स्किप हो गई। वो सब हैरान और आवाक थे। आज से पहले उन लोगों ने ऐसा कत्लेआम कभी नहीं देखा था। देखना क्या, अभी जो उनके सामने हुआ था वो उनके कल्पना से परे था। आरव भी अब तक कॉल करके वापस आ चुका था। आदित्य के साथ उसने भी आंख सिकोड़कर उन काले कपड़े वाले 2 लोगों को गौर से देखा, जिन्होंने एक साथ 17 वेल ट्रेन्ड गार्ड्स का सर धड़ से अलग करने में ठीक से 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाया था। काले पोशाक वाले दोनों लोग निंजा वॉरियर्स जैसे दिख रहे थे, तेज, क्रूर और धूर्त। आरव खुद से बड़बड़ाया, ब्लैक बीस्ट्स, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मामा जी को बेबी गर्ल के बारे में पता चल चुका है? आदित्य के दिमाग में भी सेम वही सवाल उठ रहा था जो आरव बड़बड़ाया था, क्योंकि बाकी गार्ड्स का सर काटने वाले वो दोनों लोग ब्लैक विंग वॉरियर्स थे, जिन्हें आमतौर पर ब्लैक बीस्ट्स भी कहा जाता है। वो ब्लैक बीस्ट्स जो चेयरमैन के लिए काम करते थे। दोनों ब्लैक बीस्ट्स ने सिर झुकाकर आरव और आदित्य को ग्रीट किया, फिर वो दोनों एक साइड जाकर रोबोट की तरह खड़े हो गए, मानो उन दोनों ने कुछ किया ही ना हो। अचानक बॉल रूम का सन्नाटा तोड़ते हुए वहां एक स्ट्रॉन्ग फुट स्टेप की आवाज गूंजने लगी। सबने आवाज की दिशा में देखा, जहां से कार्तिक आ रहा था। आगे क्या होगा, जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। Cha 108 You disappointed me। अब तक आदित्य के दिमाग में भी सेम वही सवाल उठ रहा था जो आरव बड़बड़ाया था, क्योंकि बाकी गार्ड्स का सर काटने वाले वो दोनों लोग ब्लैक विंग वॉरियर्स थे, जिन्हें आमतौर पर ब्लैक बीस्ट्स भी कहा जाता है। वो ब्लैक बीस्ट्स जो चेयरमैन के लिए काम करते थे। अब आगे दोनों ब्लैक बीस्ट्स ने सिर झुकाकर आरव और आदित्य को ग्रीट किया, फिर वो दोनों एक साइड जाकर रोबोट की तरह खड़े हो गए, मानो उन दोनों ने कुछ किया ही ना हो। अचानक बॉल रूम का सन्नाटा तोड़ते हुए वहां एक स्ट्रॉन्ग फुट स्टेप की आवाज गूंजने लगी। सबने आवाज की दिशा में देखा, जहां से कार्तिक आ रहा था। उसके पीछे तन्मय भी था। कार्तिक को देखते ही आदित्य उससे नजरें चुराने लगा। वो ऐसी हालत में कार्तिक के सामने बिल्कुल नहीं आना चाहता था, मगर अब वो बच भी नहीं सकता था। आदित्य धीरे से खसक कर आरव के पीछे जा खड़ा हुआ। आरव ने आदित्य की यह हरकत देखी और उसके होठों पर तिरछी कुटिल मुस्कान उभर आई। आरव ने तुरंत आदित्य के सामने से हटते हुए नासमझी से कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, क्या हो गया? आप ऐसे छिप क्यों रहे हो? कोई चोरी थोड़ी ना की है आपने। सामने आए, अपने पिताश्री का अभिवादन कीजिए। बताइए उन्हें आपने कैसे अपनी बहन को परेशान करने वाले लोगों को सजा दी है। आरव की बात सुनकर आदित्य का मन हुआ वो जूता मारकर उसका मुंह तोड़ दे। ये लड़का उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। आदित्य ने भीड़ में जाने का सोचा, मगर अफसोस अब तक कार्तिक उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो चुका था। आदित्य होठ भींचते हुए चुपचाप अपनी जगह खड़ा रहा। अब उसके पास कहीं छिपने का मौका नहीं बचा था। कार्तिक ने पूरे बॉल रूम में एक सरसरी निगाह डाली, जो वहां मौजूद हर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी में कपकपी मचाने के लिए काफी थी। अंत में कार्तिक ने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा। आदित्य खून से लथपथ किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए हुए खड़ा था। उसकी हार्टबीट बुरी तरह बढ़ चुकी थी। आज से पहले वो कार्तिक के सामने ऐसे कभी नहीं आया था और न ही आना चाहता था। कारण उसे खुद पता नहीं था, वो बस इतना जानता था कि उसे अपने बाप के सामने ऐसे नहीं जाना है।
कार्तिक ने शांत स्वर में कहा, गो एंड क्लीन योरसेल्फ। कार्तिक की बात सुनकर आदित्य सर उठाकर उसकी तरफ देखा। जाहिर सी बात थी, कार्तिक उससे ही जाकर क्लीन होने को कह रहा था। आदित्य ने हिचकिचाते हुए कहा, बट डैड, बेबी गर्ल। कार्तिक ने आदित्य की बात बीच में काटते हुए कहा, I'll टेक केयर ऑफ हर, तुम जाओ। आदित्य ने कार्तिक से आगे कुछ नहीं कहा। वो वहां से अपने स्वीट की तरफ चला गया, जो उसके लिए प्रिपेयर किया गया था। कार्तिक अब तक उस काउच के पास आ चुका था, जहां आदित्य ने बर्तिका को सुलाया था। कार्तिक ने कुछ पल तक गौर से बर्तिका के छोटे से चेहरे को देखा, जो अधिक ब्लड लॉस की वजह से पिला पड़ चुका था। कार्तिक ने बर्तिका को अपनी बाहों में उठाया और मैनेजर से कहा, जब तक मैं ना कहूं, तब तक यहां मौजूद कोई भी इंसान यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। कार्तिक का फरमान सुनकर ZDD में पार्टिसिपेट करने आए पार्टिसिपेंट्स हैरान परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, यह आदमी उनके बाहर जाने पर पाबंदियां क्यों लगा रहा है। आफ्टर ऑल, उन लोगों ने कुछ नहीं किया था। मैनेजर ने तुरंत सिर झुका कर कहा, ओके बिग बॉस, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस बात का अच्छे से ख्याल रखूंगा। थोड़ी देर बाद आर्या रिजॉर्ट के ही डिस्पेंसरी में बेड पर लेटी हुई थी। उसे ड्रिप लगाई गई थी और डॉक्टर माइकल फिलहाल उसके जख्मों की ट्रीटमेंट कर रहा था। फॉर्चुनेटली सर की चोट के अलावा उसके बाकी चोट सुपरफिशियल थे। वो जल्दी ही ठीक हो जाने वाली थी। ऊपर से डॉक्टर माइकल बीते 14 साल पर्ल आइलैंड पर रहा था। उसने वहां की मेडिकल स्किल्स भी सीखी थी। ये कहना गलत नहीं होगा, फिलहाल डॉक्टर प्रतीक से भी ज्यादा स्किल्ड था। उसे पर्ल आइलैंड में 3 स्टार डॉक्टर में गिना जाता था। उसकी ट्रीटमेंट से बर्तिका जल्दी ही ठीक हो जाने वाली थी। कार्तिक उसी कमरे में विंडो के पास खड़ा था। उसके एब्सोल्युटली स्टनिंग चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, जिसकी वजह से बता पाना बेहद ही मुश्किल था उसके दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। रेयांश भी उसी कमरे में आरव के साथ काउच पर बैठा हुआ था। रेयांश को आरव ने ही कॉल करके बर्तिका के बारे में बताया था। रेयांश ने आरव से पूछा, यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या है, मुझे डिटेल में सब कुछ बताओ। रेयांश के पूछने पर आरव ने उसे शुरू से सब कुछ बताना शुरू किया। सारी बातें जानने के बाद रेयांश की आंखों में कठोरता और ठंडक बढ़ गई। उसके दिमाग में कई सारे सवाल भी उठने लगे थे, बर्तिका और उसके अतीत को लेकर। आरव ने असमंजस के साथ अपना माथा रगड़ते हुए कहा, पता नहीं कैसे, पर आदि कह रहा था बेबी गर्ल को मामा जी का नाम याद था। उसने बेहोश होने से पहले उनका अधूरा नाम बताया भी था। आरव की बात सुनकर रेयांश गहरी नीली आंखें और ज्यादा गहरी हो गई। इस बात पर यकीन कर पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। भले ही कार्तिक और बेला के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीन्स की वजह से बर्तिका बचपन से ही काफी समझदार और शांत स्वभाव की रही थी, मगर जब उसका किडनैप हुआ था तब वो महज 4 साल की थी। उसके लिए अब तक अपनी फैमिली और डैड के बारे में सब कुछ याद रख पाना असंभव था। सोच में गुम रेयांश का ध्यान तब टूटा जब उसका फोन तेजी से रिंग होने लगा। रेयांश ने पॉकेट से फोन निकाला। रॉबिन उसे कॉल कर रहा था। रेयांश ने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से रॉबिन की आवाज आई, बॉस, सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी है और तुसंत रस्तोगी और सारिका सिंघनिया भी हमारी पकड़ में आ चुके हैं। जवाब में रेयांश ने ठंडेपन के साथ कहा, सीसीटीवी फुटेज लेकर डिस्पेंसरी में आ जाओ और उन दोनों को फिलहाल बॉल रूम में ही रखो। ओके बॉस, रॉबिन ने कहा। थोड़ी ही देर बाद रॉबिन एक लैपटॉप और पेन ड्राइव के साथ कमरे में आ चुका था। उसके तुरंत बाद आदित्य भी वहां आ गया। उसने शावर लेकर चेंज कर लिया था। रेयांश ने लैपटॉप से पेन ड्राइव कनेक्ट करते हुए कार्तिक की तरफ देखा, जो उनकी तरफ पीठ किए हुए अभी चुपचाप विंडो के पास खड़ा था। रेयांश ने कार्तिक को आकार फुटेज देखने के लिए नहीं कहा। उसे अब तक अंदाजा हो चुका था, कार्तिक बर्तिका के बारे में बहुत पहले से जानता है और शायद उसे अब तक ये भी पता चल चुका होगा बर्तिका के साथ इस रिजॉर्ट में क्या कुछ हुआ था। रेयांश गौर से सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। उसके अगल बगल बैठे आरव और आदित्य की नजरें भी लैपटॉप स्क्रीन पर टिकी हुई थी। फुटेज में बर्तिका बड़ी खुशी खुशी रिजॉर्ट आई थी। उसके आने के तुरंत बाद रिजॉर्ट में काम करने वाले एक गार्ड का ग्रुप उस पर नजर रखने लगा। बर्तिका को भी जल्दी ही इस बात का एहसास हो चुका था। शायद इसीलिए वो जल्दी से रिजॉर्ट से बाहर निकलना चाहती थी, मगर इसी बीच उन गार्ड्स को भी उसकी मनसा का अंदाजा हो गया और वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। गार्ड्स से बचने के क्रम में ही एक बार बर्तिका फिसलकर गिर गई थी और मेटल फ्लावर पॉट से उसका सर जा लगा था, जिसकी वजह से उसके सर पर गहरी चोट आ गई थी। बाकी कुछ खारोचें भी उसे उसी दौरान लगी थी। उसके बाद वो भागते हुए बॉल रूम में आ गई थी और वहां वो आदित्य से जा टकराई थी।
असल में उन गार्ड्स ने वर्तिका कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। उसे जो भी चोटें आई थी उसकी वजह वर्तिका की लापरवाही थी। शायद वो घबरा गई थी। हालांकि पूरा फुटेज देखने के बाद रेयांश, आदित्य और आरव के चेहरे पर एक ही तरह के एक्सप्रेशंस थे। जानलेवा, शायद वो तीनों उन गार्ड्स को दोबारा जिंदा करके और बुरी मौत मारना चाहते थे। आफ्टर ऑल, डायरेक्टली ना सही मगर कहीं ना कहीं उनकी बहन की ऐसी हालत का कारण वो गार्ड्स ही थे। रेयांश ने एकदम से कहा, सारिका सिंघानिया विवान सिंघानिया की कजन है ना ये लड़की, उसके नकली मामा की बेटी। रेयांश को बात पर सहमति जताते हुए आरव ने कहा, हाँ उसकी कजन ही है ये लड़की। आरव की हामी सुनते ही रेयांश का ऑरा भयानक हो गया। पहले उसने अफवाह सुनी थी विवान सिंघानिया और अनुष्का सिन्हा बहुत क्लोज है, शायद वो दोनों रिलेशनशिप में है, इसीलिए रेयांश ने एक बार पहले उसे मारने की कोशिश की थी। हालांकि ये बात अगल थी। रेयांश ने पिछले बार ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाले थे। उसे लगा था विवान सिंघानिया कोई मामूली बिजनेसमैन होगा जिसे उसके मामूली लोग ही खत्म कर देंगे, मगर इसी बीच विवान सिंघानिया की गर्लफ्रेंड आ गई थी और उसकी वजह से उसके लोगों को स्टेप बैक करना पड़ा था। बाद में रेयांश को जब पता चला विवान सिंघानिया की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और अनुष्का और विवान बस अच्छे दोस्त हैं, तो उसने विवान सिंघानिया को नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि कुल गुरु पूजा के अगली सुबह जब कार्तिक ने रेयांश को कहा था विवान सिंघानिया को कोई नुकसान मत पहुंचाना, तब दोबारा रेयांश की दिलचस्पी विवान में बढ़ गई थी। वो जानना चाहता था विवान सिंघानिया असल में है कौन, जिसे उसके डैड सही सलामत देखना चाहते थे। इसी वजह से रेयांश ने दोबारा अपने लोगों को विवान सिंघानिया के बारे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लगा दिया था और पिछले कुछ दिनों में उसे विवान से जुड़ी हुई काफी दिलचस्प बातें भी पता चली थी, जैसे विवान का नकली सरनेम, उसके नकली मामा और उसके नकली फैमिली के बारे में। अब रेयांश को अच्छा कारण मिल गया था विवान सिंघानिया को बर्बाद करने के लिए। आफ्टर ऑल, उसकी कजन ने उसकी प्यारी बहन को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत की थी। रेयांश ने लैपटॉप स्क्रीन ऑफ करके रॉबिन को थमा दिया। रूम में अब अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी बीच दोबारा अचानक एक फोन रिंग की आवाज वहां गूंजी। रॉबिन ने तुरंत रिएक्ट करते हुए एक फोन रेयांश की तरफ बढ़ाकर कर कहा, बॉस ये फोन छोटी मैडम का है। भागने के क्रम में बॉल रूम में ही गिर गया था। छोटी मैडम से रॉबिन का इशारा वर्तिका की तरफ था। रेयांश ने फोन लेकर कॉलर आईडी चेक किया और अगले ही पल उसके भावों में तेज बदलाव आ गया। कॉलर आईडी पर एक नाम फ्लैश हो रहा था जो कि हस्बैंड नाम से सेव्ड था। आरव और आदित्य ने भी उस कॉलर आईडी को देखा। उन दोनों की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आने हो गई थी। इतनी कम उम्र में उनकी भोली भाली बहन को बहला फुसलाकर किसी ने उससे शादी भी कर ली थी। आरव ने हैरानी से कहा, वर्तिका ने किससे शादी की होगी? ये किसका कॉल आ रहा है? आरव की बात सुनकर कब से शांत खड़े कार्तिक के पतले होठों में हल्की हरकत हुई। मुझे उसका फोन दो। रेयांश ने कार्तिक की बात पर रिएक्ट करते हुए तुरंत ही वर्तिका का फोन उसे हैंड ओवर कर दिया। कार्तिक ने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ विवान, जो अभी ही शावर लेकर वापस कमरे में आया था। उसने कॉल कनेक्ट होते ही राहत की सांस ली। एक बार उसने वर्तिका का कॉल अवॉइड तो कर दिया था, मगर उसके बाद शावर लेते वक्त उसे अजीब सा महसूस होने लगा था। इसीलिए शावर लेने के तुरंत बाद उसने वर्तिका नंबर डायल कर दिया था। हालांकि फोन की दूसरी तरफ फैली शांति विवान को विचलित कर रही थी। आमतौर पर कॉल कनेक्ट होते ही वर्तिका उसके सामने शिकायतों की लड़ियां टांग देती थी, फिर आज वो इतनी शांत क्यों थी? विवान ने पूछा, आर यू ओके? विवान की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, यू आर डिसअपॉइंटेड मी विवान, यू आर डिसअपॉइंटेड मी वेरी बैडली। फोन की दूसरी तरफ विवान ने आर्या की प्यारी आवाज के बजाय एक आईसी मैनली वॉइस सुनी। उसके माथे पर एकदम से काली धारियां उभर आई थी। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।